हेलो बच्चों, तो हम लोग करेंगे आज 30 मिनट्स के अंदर वर्क एनर्जी एंड पावर का पूरा रिवीजन। ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो और एग्जामिनेशन में आप उसको लिख पाएं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर इन 30 मिनट्स। कई बच्चों को रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाए, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप बेटा, और इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर वहां आपको क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखाई पड़ेंगे। वहां पर आपको नोट ये पीडीएफ, ये सारी जो पीडीएफ हैं अनलॉक मिलेंगी, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। आपके लिए मैंने अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको अपडेट्स और गाइडेंस देता हूं जिससे आपकी जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आपको मिल सके। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्लास 11 फिजिक्स, अब एग्जामिनेशन काफी करीब है और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, यानी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, और फुली सॉल्व है। सोल्यूशन के लिए कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, और 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। यही नहीं, इस कोर्स को और मजबूत करने के लिए मैंने इसके अंदर एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स, यानी क्लास 11th की जो फिजिक्स की किताब है उसकी एक्सरसाइज के सारे सवाल और एग्जांपल के सारे सवाल का वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दिया है, जिससे आप जब ये शो शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें और जज्बा कायम रहे अगर मेहनत करने का, तो ये एनसीईआरटी भी इससे मदद ले सकते हैं, लगा सकते हैं। एकदम पक्का श्योर शॉर्ट रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकर लगा मारिए और शानदार रिजल्ट लेके रहिए। चलिए, अब जिस वजह से वीडियो बन रहा है पढ़ाई के लिए, वह हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आता है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि फोर्स बदल नहीं रहा, ना डायरेक्शन बदल रही है, ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। उस समय जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसको नॉर्मली हम W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी, उनका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है वर्क डन। वर्क डन जो होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसके बावजूद, स्केलर होने के बावजूद प्लस भी हो सकता है वर्क डन, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वर्क डन प्लस माइनस जीरो हो सकता है। ये जो फॉर्मूला है तभी वैलिड होगा जब फोर्स हमारा कांस्टेंट रहे। अगर फोर्स वेरिएबल है, तो अगर केवल मैग्नीट्यूड में बदल रहा है तो एफ डी एक्स करके इंटीग्रेशन लगाना आपको पड़ेगा, और अगर कहीं पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल रहा है तो एफ डॉट डी एक्स लगाना पड़ेगा, है ना। और ये मैं ग्राफिकली बात करूं तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको वर्क डन देता है। यहां पे देखिए फोर्स है इस ग्राफ में, और ये आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व आपको देगा वर्क। याद रखिएगा, कई जगह इसका इस्तेमाल आप करेंगे। एनर्जी की बात करते हैं कि फिजिक्स में एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करते हैं बेटा, कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी कितनी काम करने की है। जितनी कैपेसिटी या एबिलिटी है उतनी ही एनर्जी है। तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का ही फॉर्मूले के बराबर रहता है, सेम होता है, जैसे यूनिट भी वर्क के सेम होती है। अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आती है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र मैं कर रहा हूं, आपको अंदाजा इसका होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी पोजेस करती है बॉडी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप एक हथौड़े को, हैमर को कील के ऊपर मारते हो तो कील धंस जाती है अंदर, लकड़ी में तो घुस जाएगी या दीवार में तो भी घुस जाएगी। तो वो हैमर जो है वो काफी मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब उसको आप कील पे मारते हो तो एनर्जी काम करती है जिससे कि कील धंस जाती है। कोई फायर करता है गन से बुलेट तो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें किसी भी चीज में जब लड़ेगी तो पियर्स कर जाएगी, उसको भेद देगी। ये काइनेटिक एनर्जी की कहानी है। और एक्सप्रेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको तो आप बहुत आसानी से जानते होंगे। एक रिलेशन बड़ा काम आता है आपके न्यूमेरिकल वगैरह में, ये रिलेशन है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। पी है लीनियर मोमेंटम और के है काइनेटिक एनर्जी। तो पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 mk, इसको याद रखिएगा, इससे
सवाल लगाने में मदद मिलेगी और आपसे पूछा भी जाता है। और आगे बात करूं तो एक होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलती है कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स जो लग रहे हैं वो जो वर्क डन करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, जो भी नेट फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर और वो जो वर्क डन कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। इसको याद करके रखिए पकड़ के। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन या कन्फिग्रेशन की वजह से होती है। पोजीशन का मतलब कहां पर है और कन्फिग्रेशन का मतलब किस शेप में है, किस तरह से अरेंज है। किसी बॉल को पिचका दोगे अगर तो शेप टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो वो कन्फिग्रेशन उसका हो गया। अब पोजीशन मतलब ऊपर नीचे कहां ले जा रहे हो। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली मोटे तौर पे तीन तरह की होती है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ये रिमोट है, जमीन से थोड़ा ऊपर है तो एक पोटेंशियल एनर्जी और ऊपर कर देंगे, हाइट बढ़ने से और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी होती इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग में, स्प्रिंग को आप दबाओगे जैसे ही छोड़ोगे भग से खुल जाती है। या कोई जैसे आप टॉयज, वो बच्चों वाली कार देखी होगी ना, खिलौने वाली, इसमें चाबी भरते हैं, तो चाबी भर के स्प्रिंग को टाइट कर देते हो, जैसे ही रिलीज करते हो स्प्रिंग की वो जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, टॉय कार में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप 12th में पढ़ेंगे, जब चार्जेस जो रिपल्शन करने से प्लस प्लस है तो एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करेगा, तो इसको रोके रहोगे तो इसमें एनर्जी है, जैसे छोड़ोगे भाग से भाग जाएंगे। तो इस तरह की तीन पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने आ जाती हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब नॉर्मली जो है ये बेसिकली डेल्टा यू लिखते हैं हम लोग इसको, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी को नहीं पता रहती। तो हम कहीं पर रेफरेंस पॉइंट, कहीं पर ये मान लेते हैं कि यहां पर हम जीरो मान के चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर आगे कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस समय क्या है, अर्थ की सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लिए हैं, तो अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल जीरो ले लियो, तो जब हाइट आप बढ़ाओगे तो mgs से आ जाएगा, लिखा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और सरफेस से जो जितनी हाइट पकड़ोगे उतनी चलती चली जाएगी। उम्मीद है बात समझ पाए। अब आता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, वो फोर्स होते हैं कि अगर वर्क डन हमारा पाथ इंडिपेंडेंट है तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। भाई फोर्स है तो वर्क डन कर रहे हैं, तो अगर हम पाथ वन से पहुंचे, ए से बी पहुंचे वन से पाथ में, और ए से बी पहुंचे पाथ टू से, अलग अलग रास्तों से, लेकिन रास्ते हम कोई भी अख्तियार करें लेकिन वर्क डन ना बदले हमारा, तो ऐसे जो है केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड हो वर्क डन, तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो जो वर्क डन वन से होगा वही वर्क डन टू में होगा, ये लिखा हुआ है। ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, कोई भी रास्ता अख्तियार करिए इनिशियल फाइनल पॉइंट के हिसाब से ही वर्क डन निकलेगा। और इसी वजह से जब आप एक साइक्लिक क्लोज्ड पाथ फॉलो करते हैं, देखिए वन पे गए इस तरह से और फिर वापस आ गए आप ए पर, ए से बी गए और बी से लौट के ए पे आ गए, तो यहां पर आप देखेंगे क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए से बी तक जाने में जो वर्क डन किया आपने और बी से आने में वो दिया वर्क डन, जाने आने में सेम वर्क डन। तो क्लोज्ड पाथ पर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जीरो होता है। एग्जांपल्स क्या है कंजर्वेटिव फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप पढ़ते हैं 11th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप पढ़ेंगे 12th में, और स्प्रिंग फोर्स जो पढ़ते हैं आप 11th में। तो 11th में आपको ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स को पढ़ना भी है, और ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते भी हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स ये हैं। नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। अगर मान लीजिए ए से बी आप पाथ वन से जा रहे हो तो अलग वर्क डन मिलेगा, और पाथ टू से जा रहे हो तो अलग वर्क डन मिलेगा। तो ये वर्क जो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन डिपेंड करता है पाथ के ऊपर वो कहलाते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो डब्ल्यू ए बी पाथ वन इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए बी पाथ टू। तो क्लोज्ड पाथ यानी आप ए से बी जाओ, बी से ए वापस आओ, उस समय आपका क्लोज्ड पाथ के अराउंड वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि पाथ वन पाथ टू से अलग अलग वर्क डन होता है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप 11th में पढ़ते हो,
पढ़े हुए हो चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जो आप चैप्टर 4 कह सकते हो, वैसे 5वां था पहले। विस्कोसिटी, टेंशन, एयर रेजिस्टेंस, ये सब क्या है? एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको पकड़े रहिएगा। अब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, जब किसी बॉडी पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हो, उस समय उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इस पूरे को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तभी रहेगी जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे होंगे। अगर उसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव भी घुस गए तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा आप ये। अच्छा, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दिखाते हैं आपसे। आप एग्जांपल पूछते हैं फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी। तो किसी भी बॉडी को जब आप छोड़ते हो, वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक जीरो, क्योंकि चलना तो शुरू नहीं किया है। फिर जब आप किसी पॉइंट पर आते हो तो पोटेंशियल घट जाती, काइनेटिक बढ़ जाती, लेकिन उनका सम सेम रहता है। और जब आप एंड पॉइंट पे आते हो, जब जमीन से टकरा रही है, उस समय पोटेंशियल इसकी जीरो है, काइनेटिक मैक्सिमम है। टोटल मिलाकर थ्रू आउट द मोशन के ई प्लस पी कांस्टेंट रहेगा। के ई प्लस पी आपका क्या रहेगा? एक कांस्टेंट, में के लिख देता हूं, कांस्टेंट लिख दो, वरना आपके को काइनेटिक एनर्जी ना समझ जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए के ई प्लस पीई मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व है यहां पर। इसका ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो इस ग्राफ में एक तरफ एनर्जी लिखी हुई है, एक तरफ हाइट लिखी है। तो ये देखिए, आप ऐसे चलिए तो समझ में आसानी से आएगा। ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ये काली वाली है, ये मैक्सिमम है, और काइनेटिक है ही नहीं, ये लाल वाली लाइन है जो जा रही है, डॉटेड लाइन। और टोटल एनर्जी ये दोनों की सम, वो तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहने वाली है। जैसे जैसे आप हाइट कम करते जाओगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी और काइनेटिक देखिए बढ़ती जाएगी, लेकिन इन दोनों का सम सेम रहेगा। तो इस तरह का, और जब आप एंड पॉइंट पे आओगे, हाइट विल बी जीरो, उस समय पोटेंशियल जीरो है देखिए यहां पर, और काइनेटिक मैक्सिमम है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है टी इज टू के प्लस पी, ये कांस्टेंट रखी जाएगी। तो ये ग्राफ आपको आना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अब अगली बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स की पहले बात करेंगे। देखिए, ये स्प्रिंग है और ये इस समय बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन का मतलब ना ये स्ट्रेच है ना ये कंप्रेस्ड है, शांति से रखी हुई है। तो यहां पर डिस्प्लेस, ये मान लीजिए मीन पोजीशन पे x बराबर जीरो, डिस्प्लेसमेंट को x बराबर जीरो कह दिया, तो स्प्रिंग फोर्स भी कुछ नहीं लगेगा। भाई शांति से स्प्रिंग रखी है तो स्प्रिंग फोर्स थोड़ी लगाएगी कोई। अब आप क्या करते हैं, उसको मान लीजिए खींचते हैं या दबाते हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। तो मान लीजिए स्ट्रेचिंग की, तो स्ट्रेच किए तो डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को, है ना, एक्स एक्सिस पे है। तो अगर आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स उल्टी दिशा में लगता है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो एफ एस स्प्रिंग फोर्स, आप खींचोगे तो स्प्रिंग आपको खींचेगी, तो वो जो खींचती है वो उल्टी दिशा में खींचती है जिधर आप खींच रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट अगर इधर ले जा रहे हो विच इज नेगेटिव, ये देखिए, तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसी वजह से एफ एस को हम माइनस के एक्स लिखते हैं। माइनस का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। के है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स है डिस्प्लेसमेंट, जितना खींचोगे उतना स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाता है। तो एफ एस इज इक्वल टू के एक्स। के एक्स याद रखोगे तो केवल मैग्नीट्यूड, माइनस के एक्स का मतलब है कि डायरेक्शन भी इंक्लूड कर रहे हो आप। अच्छा, स्प्रिंग एनर्जी कितनी होती है? जब स्प्रिंग को खींच देते हो या कंप्रेस कर देते हो तो कितनी एनर्जी स्टोर कर लेती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स है डिस्प्लेसमेंट, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको भी पकड़ के आप रखिए। अब ग्राफ है इसका स्प्रिंग का, मान लीजिए कि स्प्रिंग को दबा के आप छोड़ दिए, तो दब के बाद वो वापस लौटेगी मीन पे, फिर मीन की बाद स्ट्रेच हो जाएगी और फिर चालू हो जाएगी, वापस मीन है वहां पर, वो एक तरीके से ऑक्सीलेशन टाइप कर देगी। अगर एक स्प्रिंग को मान लीजिए खींच के छोड़ दिया, वही काम होगा, स्ट्रेच हुई, वापस लौटी मीन, फिर आगे बढ़ गई, फिर मीन, और फिर स्ट्रेचिंग इस तरह से चलती है। तो यही बात यहां पर दिखाई गई है। देखिए, ये है मीन पोजीशन। अब आपने इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रेच किया है, तो जब स्ट्रेच किया है तो लाल वाला ये जो कर्व आपको दिखाई पड़ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जब आप स्ट्रेच किए रहते हो तो उस समय काइनेटिक जीरो होती है, और काला वाला दिखाई पड़ रहा पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। जब आप छोड़ देते हो, जब वो मीन पोजीशन पहुंचती है, तो यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक मैक्सिमम। और जब माइनस में कंप्रेशन में चली जाती है वो, तो माइनस डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी तरीके से पोटेंशियल देखिए बढ़ जाती है, काइनेटिक घट जाती है। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन लाल वाली,
ये E इज इक्वल टू के प्लस यू है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये के प्लस यू हमेशा, ये भी डायग्राम या ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, पावर की बात करेंगे तो पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। तो पी स्केलर क्वांटिटी, डब्ल्यू अपॉन टी, ये आप पकड़े हुए हैं पहले से। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। और इंस्टेंटेनियस पावर निकालने का एक फॉर्मूला और है जो आपको याद होना चाहिए, ये नया फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए। पी इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, एफ डॉट वी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट है, आप जान ही रहे हैं। तो फोर्स, ये मैकेनिकल पावर कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर निकल आएगी एफ डॉट वी से, है ना। अब दूसरी बात करते हैं, कोलिजन्स की बात करते हैं। अब पहली बात ये समझना जरूरी है कि टक्कर या कोलिजन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि फिजिकल कोलिजन है। फिजिकल कोलिजन मतलब दो कारें आ रही है, भड़ाम से लड़ गई, आप साइकिल चला रहे हैं, किसी टेम्पो वाले से घुस गया, सांड से घुस गए तो ये टक्कर जरूरी नहीं कि फिजिकल हो। फिजिकल मतलब एक्चुअल टकराना। अगर एक का पाथ, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर दूसरे की वजह से, दूसरा इस पे फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से ये अपने पाथ से डाइवर्ट कर जाए, पाथ चेंज हो जाए, तो भी हम बोलते हैं ये कोलिजन है। तो ये तो फिजिकल कोलिजन है, टक्कर हो गई एक्चुअली। और यहां देखिए चार्ज एक्चुअल टकराया नहीं है, अपने पाथ को चेंज कर दिया है, तो पाथ चेंज, नो फिजिकल कोलिजन। तो दोनों प्रकार के कोलिजन्स को आप फिजिक्स में कोलिजन कहते हैं। एक्चुअल टक्कर ना हो लेकिन पाथ चेंज हो जाए ड्यू टू द अदर पार्ट के लिए, जिस भी वजह से है, तो ये कहलाएगा कोलिजन। अब कोलिजन का मैंने यहां पर एक ब्रेन मैप कह लीजिए, फ्लो चार्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिससे आसानी से आप समझ पाए। तो देखिए पहली बात ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, मोमेंटम चेंज नहीं होता, मोमेंटम कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होती है, उसी पे खेलना है। मोमेंटम इज कंजर्व फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स। तो टाइप ऑफ कोलिजन में तीन बेसिकली आपको सीखने हैं। पहला है इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए मोमेंटम तो सभी में कंजर्व है, कंजर्व कंजर्व कंजर्व, दुरुस्त। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। ऐसे कोलिजन्स को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ये जो ई लिखा है इसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, केवल नाम के लिए भी जान लीजिए आप, ई बराबर 1। और इन इलास्टिक कोलिजन कौन से कोलिजन्स होते हैं? जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी ना कंजर्व रहे। ध्यान दीजिएगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, काइनेटिक की बात कर रहे हैं, काइनेटिक कंजर्व नहीं होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में आता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। अगला होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये कैसे कोलिजन्स होते हैं ना, कि एक बॉडी दूसरे से टकराती तो उससे चिपक जाती है और साथ साथ बढ़ती है। जैसे आप दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं बाय द वे, और कीचड़ उछल के आपसे चिपक जाए, तो कीचड़ से आपका कोलिजन हुआ लेकिन चिपक गया, तो कीचड़ और आप साथ साथ चलने लगे, कुछ इस तरह का। या एक दूसरा एग्जांपल ध्यान आ गया, मान लीजिए आप सुपर मार्ट में, मार्ट मतलब मॉल में गए हैं, मॉल में एक ट्रॉली मिलती है ना बेटा। अब ट्रॉली में कोई छोटा सा, कई लोग मैंने देखा लेडीज ना छोटे बच्चे को बैठा लेती हैं ट्रॉलीज में, तो बच्चा मान लीजिए कूद के ट्रॉली में बैठ गया, तो वो कोलिजन कैसा है? इन इलास्टिक, क्योंकि बच्चा और ट्रॉली अब एक ही स्पीड से चलेंगे उम्मीद है समझ गए होंगे, ज्यादा गहराई की बात नहीं, पकड़ लिया होगा। और भी कई एग्जांपल आप सोच सकते हैं। तो यहां मोमेंटम कंजर्व होता है बच्चों, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, उसका मैक्सिमम लॉस होता है। मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू 0 आएगी। एक बॉडी दूसरे से टकराएगी, चिपक के दोनों साथ साथ चलेंगी। गोली मारी किसी लकड़ी में और लकड़ी में धंस गई, लकड़ी गोली साथ साथ जा रही है, ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा भाई, दूसरा आता है हेड ऑन या वन डायमेंशन कोलिजन। वन डायमेंशन कोलिजन क्या होता है कि दो पार्टिकल जो टकरा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, और टक्कर के बाद वो वही स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते रहे, हो गया वन डायमेंशन कोलिजन, बात खत्म। यही बात यहां पे लिखी है, सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बिफोर एंड आफ्टर। यानी ये देखिए स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, टक्कर हुई और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी बदल गई है साहब, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ वही बना के रखे हैं। ऐसे कोलिजन को आप बोलते हो हेड ऑन या वन डायमेंशनल कोलिजन। जैसे कि दो रेलवे कंपार्टमेंट्स के बीच में कोलिजन हो जाता है। कोलिजन का मतलब पहली कंपार्टमेंट दूसरी टकराई तो आगे बढ़ जाती है, इस तरह के कोलिजन को आप कह देते हो हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशन कोलिजन। दूसरा आता है टू डायमेंशन या ऑब्लिक कोलिजन। ये इसका एग्जांपल होता है, ये बिलियर्ड्स आपने देखा होगा, बिलियर्ड्स हो सकता है खेला ना हो, कैरम बोर्ड तो खेला ही होगा। तो ये जो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे टक्कर हुई, स्ट्रेट लाइन एक जा रही थी, एक पीछे से स्पीड में आ रही थी, तेज स्पीड थी, भिड़ी, अब भिड़ने के बाद जिस प्लेन में चल रही थी उसी प्लेन में स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हुआ, लेकिन सेम प्लेन में रह गई। ये इधर भाग गई, इधर भाग गई, देखिए सेम स्ट्रेट लाइन थी लेकिन ये अलग अलग चली गई, प्लेन सेम रहा।
जैसे कैरम, ये बिलियर्ड्स का एग्जांपल है, यहाँ पे बॉल को हिट करेगा जब ये, तो बॉल इसी पर तो रहेगी, इस प्लेन पर। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, टू डायमेंशन या ऑब्लिक कोलिजन। आफ्टर कोलिजन नो स्ट्रेट लाइन बट इन ए सेम प्लेन, या इन ए प्लेन कह लीजिए। जैसे कैरम बोर्ड पे कैरम मारते हैं आप, या बिलियर्ड्स की बॉल हो गई। अब अगली बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं वन डायमेंशन में, इसमें एक स्पेशलिटी होती है जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। मतलब ये देखिए, इसका ये m2 वाला जो इसका वेलोसिटी u2 है, और पीछे से जो भाई साहब आ रहे हैं u1 है। टक्कर तो तभी होगी जब u1 u2 से बड़ा हो, तभी तो अप्रोच करेगा, वरना भाग जाएगा u2 दूर। तो u1 माइनस u2 क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब उसके बाद टकराए और ये v1 v2 लेके अलग चले गए। अब यहां पर सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है, इसका v2 है v1, तो v2 माइनस v1 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हेड ऑन कोलिजन में, वन डायमेंशन कोलिजन में जो इलास्टिक कोलिजन है, इसमें ये वैल्यू बराबर होती है। ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो वन डायमेंशन कोलिजन हुआ, उसमें टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज बदल जाती हैं, तो वो कितनी हो जाती हैं। शुरू में m1 u1 m2 u2 कहानी थी, टक्कर हुई v1 v2, तो आखिर v1 v2 कितनी हो जाएंगी आफ्टर टक्कर आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन 1D। ये ध्यान रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो ये देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, v1 की वैल्यू होती है m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 इंटू u2। ये वही मोमेंटम कंजर्वेशन और से हम लोग टोटल एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से निकालते हैं। ठीक, तो ये v1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, इसको याद कर लीजिए। v1 की वेलोसिटी और v2 निकालना हो तो यहां पर इनकी सबस्क्रिप्ट को इंटरचेंज कर दीजिए, जहां 1 है वहां 2, जहां 2 है वहां 1, बस ये v2 निकल आएगा। अब देखिए m1 की जगह ये 2 लिख दिया, 2 की जगह 1 लिख दिया। अब नीचे तो 1 2 बदलते तो m2 माइनस m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 सेम है, इसलिए सेम लिखा रहा है। और यहाँ पे u1 है, देखो ये u2 आ गया है। तो यहाँ पर जैसे ही सबस्क्रिप्ट को 1 2 को चेंज कर देंगे, v2 निकाल लेंगे। इस पे भी सवाल आपके यहाँ अक्सर आते हैं, घोटा लगा लो, बात खत्म। अब देखिए आगे की बात करते हैं। ये काफी भरी सी स्लाइड लग रही है, लेकिन आपको जाननी जरूरी है। देखिए क्या होता है, ये तो हमने वेलोसिटीज का आफ्टर टक्कर या आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटीज लेंगी वो यहां पर बता दिया है। अब देखिए क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस हैं। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, अगर यहां पर ये दोनों जो बॉडी हैं इनके मास इक्वल है, तो क्या होता है, टक्कर के बाद इनकी जो वेलोसिटीज है वो इंटरचेंज हो जाती हैं, अदला बदली। पहली वाली की वेलोसिटी दूसरे को मिल जाती है, दूसरे वाली की पहली मिल जाती है। ये कहानी केस 1 है, यहां लिखा है वेलोसिटीज एक्सचेंज। अब दूसरे कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए m2 रुका हुआ है और m1 चल रहा है। ये पहले केस का स्पेशल केस है, m2 रुका है और m1 चल रहा है, सेम मास का है। टक्कर हुई तो अब m1 रुक जाएगा और m2 m1 की वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा। हुआ तो इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी ही है, क्योंकि ये दूसरे वाले की वेलोसिटी 0 थी, इसलिए इंटरचेंज होके m1 की 0 हो गई। ये कहानी इसकी है, केस नंबर 2 की। मासेस सेम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो लिखा बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट स्टेशनरी बॉडी और इक्वल मासेस। ये रुका हुआ, ये चल रहा, ऐसा। तीसरे में क्या टक्कर हुआ, तीसरे में जो लाइट बॉडी है वो मैसिव स्टेशनरी बॉडी से टकरा रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपकी साइकिल की टक्कर रुके हुए ट्रक से हो रही है। लाइट बॉडी साइकिल, मैसिव बॉडी हो गई ट्रक, स्टेशनरी बॉडी है तो ट्रक ले लिया। तो जब साइकिल की टक्कर ट्रक से होगी तो क्या होगा, उस ट्रक का कुछ नहीं होगा, ट्रक वहीं खड़ा मिलेगा आपको। ये देखिए, लाइट बॉडी कोलाइड्स विद मैसिव स्टेशनरी बॉडी, तो जो ट्रक है वो वहीं रुका रहेगा और आप जिस स्पीड से टकराएंगे उसी स्पीड से आपकी वापसी हो जाएगी। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से ठुकते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड से वापस हो जाएंगे। ये कहानी होगी जब ट्रक से टक्कर होगी। अब इसका उल्टा ले लो, मान लीजिए साइकिल खड़ी और ट्रक ने टक्कर मार दी। लाइट बॉडी स्टेशनरी लाइट बॉडी कोलाइडिंग विद द हैवी बॉडी, ये कहानी। तो उस समय क्या होगा कि जो ट्रक चल के आ रहा है और टक्कर मार रहा है साइकिल को, तो टक्कर मार के आगे बढ़ जाएगा, ट्रक को फिर कुछ नहीं होगा, उसकी जो वेलोसिटी बनी है वही रह जाएगी, सेम वेलोसिटी रह जाएगी उसकी ट्रक की। लेकिन जो साइकिल है वो जितनी ट्रक की वेलोसिटी थी उससे दुगनी वेलोसिटी लेके आगे बढ़ जाएगी। मतलब रुकी हुई, अगर ट्रक आ रहा है टाटा 407 40 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की स्पीड से, तो जब वो साइकिल को टक्कर मारेगा तो साइकिल का रफ्तार हो जाएगा 40 का डबल, 80
किलोमीटर पर आवर, और यहाँ जो भाई साहब ट्रक है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्पेशल केसेस भी मैंने बता दिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पकड़े रहना। अब यहाँ पर क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जहां एक बॉडी दूसरे से टकराकर चिपक के चलने लगती है, जो मैंने बताया था, यहां होता है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस। वो मैक्सिमम लॉस कितना होता है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डेल्टा डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस जो हो रहा है, हाफ m1 m2 इंटू u1 स्क्वायर। इससे आप निकाल पाएंगे। यहां पर उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए ये बॉडी ना दूसरी M2 वाली रुकी हुई थी कोलिजन में, U1 आई है, M2 रुका हुआ है, इसलिए केवल U1 की बात की गई है। अब दूसरी बात करते हैं स्पेशल केस में क्या है कि ये आपका 2 डायमेंशन में टक्कर हो रही है। अगर M1 और M2 मासेस सेम है और ये M2 वाला रेस्ट पर है, रुका हुआ है, अगर ये दोनों टकरा जाए M1 M2 से, तो ये दोनों जिस दिशा में जाएंगे ना, V1 इधर V2 इधर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। सॉरी, ये ध्यान रखिएगा कि अगर M1 M2 के मासेस सेम है, 2 डायमेंशन टक्कर हो रही है, और उस समय M2 रेस्ट पर था जब ये टक्कर हुई, तो ये V1 V2 दोनों टकराकर एक दूसरे से 90 डिग्री पर चले जाएंगे। इसको ये हेंस 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स, इसको आप याद रखिएगा, आपसे अक्सर पूछा जाता है। अब आता है मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था, हमेशा सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहना, वेलोसिटी तो सेम नहीं थी, डायरेक्शन बदलता था। स्पीड जब सेम होती तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। वर्टिकल मोशन में क्या होता है, स्पीड भी बदलती है हर जगह, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। बात समझ में आए? एक मान लीजिए रस्सी से पत्थर आपने पकड़ लटका दिया, बांध दिया है, और पत्थर को घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे गुर्र घुमा रहे हो, तो उस समय क्या क्या कांड होगा ये देखते हैं। अगर यहां पर शुरुआत में आपने इसको वेलोसिटी ऑफर की है u मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉटम पर, तो उस समय अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हमको वेलोसिटी पता करना है, तो यहां से जितनी हाइट ये चला है उसको h अगर मान लो आप, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh से आप वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकाल सकते हो। ये h पता होना चाहिए, और u जो शुरुआती वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द बॉटम है। दूसरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी जो बंधी थी उसमें टेंशन किसी पॉइंट पर, तो ये देखिए T इज इक्वल टू m बाई आर, m है मास ऑफ द पार्टिकल जो लटकाए हुए हो, रेडियस है जिसमें ये चक्कर लगाएगा, और u जो आप इनिशियल दिए हो, बाकी से वैल्यू पहचान रहे हो। तो जिस भी हाइट पर आप हो, यहां अगर आपको टेंशन चाहिए तो इस फॉर्मूले से टेंशन निकाल लीजिए। अब कुछ बढ़िया चीजें जो आपसे पूछ लेते हैं, टॉप और बॉटम पे कितना टेंशन होगा। टॉप का मतलब हो गया ये, और बॉटम हो गया नीचे वाला। तो टॉप TL मतलब लोएस्ट पॉइंट, तो टेंशन m इसी वैल्यू में चाहो तो रख दो, h बराबर 0, तो निकल आएगा नीचे वाला m अपॉन आर यू स्क्वायर प्लस जी आर। और हाईएस्ट पॉइंट पे चले गए तो स्मॉल h की वैल्यू 2r के बराबर रख दोगे तो ये निकल आएगा m बाई आर यू स्क्वायर माइनस 5gr। याद कर लेना, फटाफट सवाल निकलेंगे। इसमें लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो टेंशन का डिफरेंस होता है वो 6 mg के बराबर होता है, इसको पकड़े लेना। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होता है, हाईएस्ट पॉइंट के बनस्पत 6 mg ज्यादा होता है, इसको पकड़ लिया। और भी कुछ बातें बता देता हूं लगे हाथ आपको। जैसे अगर ये पूछते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि वर्टिकली एक चक्कर कंप्लीट कर ले या टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए, तो नीचे जो वेलोसिटी चाहिए वो अंडर रूट 5gr के बराबर चाहिए। अगर अंडर रूट 5gr से आप ज्यादा दे दोगे तो चक्कर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, अगर बराबर उससे ज्यादा दोगे तो हो ही जाएगा, उसके बराबर दोगे तो ये h तक पहुंच जाएगा, यानी चक्कर कंप्लीट कर देगा। उससे कम दोगे लोएस्ट वेलोसिटी तो ये चक्कर कंप्लीट नहीं होगा। मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए चक्कर कंप्लीट होने के लिए, उसकी वैल्यू v इक्वल टू अंडर रूट gr के बराबर होनी चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी यहां मिल जाती है h पर, तो आपका ये चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, वर्टिकल सर्किल चलेगा आगे। अच्छा, कंडीशन ऑक्सीलेशन की, अगर आपने अंडर रूट 2gr से कम की वेलोसिटी दे दी, लोएस्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीलेट करेगा लोएस्ट पॉइंट पे। ये जो लोएस्ट पॉइंट है ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह ऑक्सीलेशन करने लगेगा। और अगर आपने रूट 2gr के बराबर वेलोसिटी दे दी तो ये सेमी सर्किल की तरह ऑक्सीलेट करेगा, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहां तक जाएगा, ये सेमी सर्किल बनाएगा। बात पकड़ में आ गई। अगर इन दोनों के बीच की वेलोसिटी दे दी, मतलब ऐसे अंडर रूट 2gr से ज्यादा, ये देखिए, और अंडर रूट 5gr से कम,
क्योंकि इसके बराबर हो गई तब तो सर्किल कंप्लीट कर देगा। तो अगर इधर आप दे देते हैं तो ये यहां कहीं एम और एच के बीच में आके सर्कुलर पाथ ना फॉलो करके लप्पा मार जाएगा। तो बॉडी लीव्स द सर्किल बिटवीन एन एंड एच, एम और एच के बीच में जाके उस समय फॉलो करेगी पैराबोलिक पाथ फॉर ए शॉर्ट वाइल एंड देन रिजॉइंस द सर्कुलर पाथ। यहां पे यानी पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, फिर वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा। ये मैंने डिटेल्ड में आपको समझा दिया और इसको आप पकड़ भी सकते हैं। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। क्लास 11 फिजिक्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बेटा आएंगे। कारण क्या है कि ट्रेंड 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर ये बेस्ड है और ऊपर से 25 साल का मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस के साथ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इनको लगाना बहुत जरूरी है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा सकते हैं। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं है। 100% एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन है। और अच्छी बात क्या है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने क्या किया है कि इस श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाले कोर्स में एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस यानी पूरी किताब क्लास 11 फिजिक्स की, उसका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के वीडियो सॉल्यूशंस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपको मेहनत करने की इच्छा जाग उठे तो श्योर शॉट लगाने के बाद आप एनसीईआरटी जो मैंने सुपर इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है हर सवाल को, चाहे वो एक्सरसाइज का हो चाहे वो एग्जांपल का हो, तो आप लगा लीजिए, देखिए कितना शानदार रिजल्ट आपका आता है। तो जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, वहां श्योर शॉट क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ेगा, वहां उसको लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।